प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल और अभिनंदन सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर एक नए मेहमान के साथ। प्यारे साथी, जब आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर आता है कि क्या मेरा नंबर आएगा, अगर आएगा तो मेरे लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अब रणनीति आपको बहुत सारे अध्यापक बताते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी छोटी गुड़िया सृष्टा साहा जी, जो इस समय इसी बार के रिजल्ट में उनका नंबर आया है, सिलेक्टेड हुई है एसएससी सीएचएसएल में। तो सबसे पहले गुड़िया आपका स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और अभिनंदन सर, शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से सेशन के। बिल्कुल सर। आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले इस गुड़िया को, जिनका दो खुशखबरी है सर। एक तो ये कि इनका सीएचएसएल क्वालिफाई हुआ है, और दूसरी खुशखबरी ये है सर, ये कल ही एक रिजल्ट आया बैंक पीओ का। जी सर। ये उनका ये भी क्वालिफाई हो गया है। सबसे पहले तो एसएससी अड्डा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एसएससी में रिजल्ट लेकर आना और इसी के साथ साथ आईबीपीएस पीओ में भी रिजल्ट लेकर आना बहुत ही मतलब खुशी की बात है। एक घर में खुशी का माहौल है। देखिए, एक चीज ये होती है कि आप जब देखो, ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब एग्जाम क्लियर होने लगते हैं ना, तो आपके लगातार क्लियर होते चले जाते हैं, क्योंकि सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती हैं अप्रोक्सीमेट सेम होती हैं। तो इसलिए आप भी, अगर आपको ये लगता है कि मैं बिल्कुल छूकर किसी चीज से बाहर हो रहा हूं, मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर सर बाहर हो रहा हूं, मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो मैं कैसे करूं, तो आपको आज प्रेरणा मिलेगी हमारी गुड़िया के साथ मिलकर, जिनका 2 पेपर लगातार क्लियर हुए हैं और अभी रिसेंटली उनका रिजल्ट आया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से सारी जानकारी जानेंगे। तो गुड़िया, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि ये बच्चे जान सके कि आज एसएससी अड्डा पर जो नया मेहमान आया है उसका नाम क्या है, उसने कब से तैयारी करनी शुरू की है। फिर मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि बच्चों के डाउट होते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो प्लीज गुड़िया कंटिन्यू। सर, मेरा नाम श्रेष्ठा शाह है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, और मैंने प्रिपरेशन 2021 दिसंबर से स्टार्ट किया है। तब मैंने करियर पावर कोलकाता का जो ब्रांच है मौलाली में, वहाँ ज्वाइन की थी मैं। वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है सर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं गुड़िया, क्या आपने ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी पढ़ाई की है? एक तो आपने हमारे करियर पावर पढ़ाई की है, तो क्या आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है? सर, करियर पावर तो अड्डा से एफिलिएटेड है ना, तो मेरे को वहाँ से अड्डा का एक्सेस दिया गया था, तो अड्डा का प्लेटफॉर्म भी मैं फॉलो करती थी और करियर पावर से पढ़ती थी। तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही फायदा उठाया है, क्योंकि हमारे हाँ ऑफलाइन सर। बच्चे वहां से आपको ऑनलाइन का एक्सेस मिल गया। तो गुड़िया, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने थैंक माता यू पिता, सर। समाज का, अपने परिवार का, अपने गांव का आपने नाम रोशन किया है। और कई बार सर हमारे समाज में बहुत सारी रोक है आज भी लड़कियों को लेकर कि कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, एज हो गई है, बस शादी कर दीजिएगा। ये उन लोगों को एक थोड़ी सीख होगी, उन लोगों को आज एक थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे उनको भी कि यार कहीं ना कहीं अगर हम बेटी को भी पढ़ाते तो आज हमारी, क्योंकि आज भी गुड़िया आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गुड़िया को बस ये 12th पास हो गया, चलो ठीक है शादी करा देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मुझे याद आती है, मेरी प्यारी बहन आपके लिए बोल देता हूँ कि पढ़ाए जाते हैं लड़के, पढ़ जाती हैं लड़कियां, उड़ाए जाते हैं लड़के, उड़ जाती हैं लड़कियां, और कल्पना चावला जैसा नाम कर जाती हैं लड़कियां। और आज इस कोलकाता से इस नए मेहमान के साथ सृष्टा साहा जैसा नाम कर जाती हैं लड़कियां। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो प्यारी गुड़िया, थैंक यू सर। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है कि सर मैं अपनी तैयारी करना शुरू करूं तो मुझे सीएचएसएल का एग्जाम क्वालिफाई करने में कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन। तो गुड़िया, आपने तैयारी कितने समय में की और कैसे की, एक बार बच्चों को ये बताइएगा। सर, मैंने जब तैयारी शुरू किया था तो मैं साथ-साथ में ना एमएससी कर रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि एमएससी और ये दोनों साथ में हो नहीं रहा है, मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एमएससी से ड्रॉप आउट कर लिया और मार्च 2022 से मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लगभग जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएचएसएल का, उसमें मैंने प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था 2 या 3 मार्क्स के लिए, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीएचएसएल का। मैं बेसिकली सीजीएल के लिए ही पढ़ती थी, पर सारा एग्जाम देती थी, बैंक भी देती थी और एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सारा ही देती थी। और जब करियर पावर से ज्वाइन किया था तो मैंने कंबाइंड बैच लिया था, बैंक और एसएससी दोनों का ही बैच लिया था। तो पढ़ना दोनों साथ साथ में ही शुरू किया था। ये आपने तो एसएससी एग्जाम दिया है इस आपके सीएचएसएल से अलग? फिर से बोल, सॉरी सर। आपने सीएचएसएल से अलग कोई और भी एसएससी का एग्जाम दिया है जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है?
हाँ, सीजीएल दिया है, एमटीएस दिया है, सिलेक्शन पोस्ट भी दिया है। अच्छा, वो आपके क्वालिफाई हुए थे क्या? एमटीएस हुआ था और सीएचएसएल हुआ था। एमटीएस भी क्वालिफाई था, सीएचएसएल भी क्वालिफाई था, सीएचएल आपका पहला अटेम्प्ट था, अब इस बार आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा। नहीं सर, सीजीएल का मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, एक बार कंप्यूटर में फेल हो गई थी, कट ऑफ क्लियर था, और दूसरा बार में प्री में नहीं हुआ सर। प्यारे साथी, ये आपके लिए भी सीख है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को बहुत आसान ले जाते हैं, बहुत हल्का समझते हैं कि कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर को हम क्वालिफाई कर लेंगे। आपके साक्षात ये सामने जो आज हमारे नए मेहमान बैठे हैं, ये खुद बता रही हैं, अपनी सच्चाई कोई बताता नहीं है कि मैं किस सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को सामने लेकर आना कि मैं कंप्यूटर विषय में मेरा नंबर कम रह गया, उस वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। आपके मार्क्स कितने ही क्यों ना हो, अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है तो सर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर हम आपके जैसे मतलब टोटल जर्नी की बात करते हैं, तो आपके लिए आपके परिवार में प्रेरणा स्रोत कौन रहा कि जिसके लिए आपको लगा कि मेरे को डट के मेहनत करनी है, अपना सारी चीजों के बारे में अगर आप बताएंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। सर मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, तो पर घर से पूरा सपोर्ट था, मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा मैं मम्मी का बोलूंगी। मतलब लड़कियों का होता है ना घर में कि थोड़ा सा काम करना पड़ता है, या बोलते हैं कि थोड़ा देख ले, ऐसा कुछ। मेरे को घर में कभी कोई काम करने को मम्मी बोली नहीं, और मैं मतलब जितना भी मैं पढ़ लूँ, मम्मी पूरा सपोर्ट करती थी, मतलब कुछ मेरे को देखना नहीं होता था। तो हाँ, उसी के लिए मतलब वो एक बचपन से ही था कि कुछ अच्छा करना है और फैमिली के लिए सपोर्ट करना है, बस यही था। और जो सीजीएल में आने का जो मन था, वो बेसिकली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ही मेरा मन है, अगर उस पोस्ट में मिले तो। रिलेटिव में एक अंकल है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में है, तो उनका सब बोलते रहते हैं ना, तो उनसे देख के मेरे को थोड़ा सा लगा था कि मेरा अगर हम भी बन जाए तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। गुड़िया, एक क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगेगा? क्या एग्जाम से पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा 2 महीने में, 3 महीने में? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इन बच्चों को आप अच्छे से गाइड कीजिएगा कि जब मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा इतने दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा गुड़िया, सिलेबस कंप्लीट। सर सिलेबस कंप्लीट करने में अच्छे से करना हो तो टाइम तो लगता है सर, 3 महीने में नहीं होता है। बहुत सारे वीडियोस सर, मेरे को लगभग 7-8 महीने तो लग ही जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। मतलब मैथ्स का बहुत वास्ट सिलेबस है, जीएस भी बहुत बहुत वास्ट है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है अच्छे से करना है तो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। मतलब कोई अगर 1 साल अच्छे से पढ़ ले या 7-8 महीना भी अच्छे से पढ़ ले तो भी उसका हो जा सकता। बिल्कुल। तो आपकी पूरी जर्नी में आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई हैं, या फिर आपने मतलब आपने प्रैक्टिस कैसे की आपके लिए, मतलब क्या आपने जैसे टेस्ट सीरीज लगाए, तो आप उनके बारे में बच्चों को क्या गाइडेंस करेंगी कि टेस्ट सीरीज कैसे लगानी चाहिए, या फिर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब किस तरह से आपका सफर रहा? सर मॉक्स तो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में करती थी तब सिलेबस के पीछे ही थोड़ा ध्यान ज्यादा था कि सिलेबस पहले कर लूँ फिर करेंगे, पर साथ साथ में मेरे को लगता है कि मॉक्स देना चाहिए पहले के टाइम पे भी, क्योंकि तब मेरे को वो आइडिया होता है कि कौन सा पोर्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग सारा ही पढ़ने बैठ जाते हैं, वो पूरा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो और मॉक्स का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट होता है। और एसएससी में क्या है ना, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा सेम टाइप का ही होता है। अब तो न्यू वेंडर आने वाला है, उसका तो बता नहीं सकते, पर जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो टीसीएस ही कर रहे थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करती थी। देखिए, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दे रहा हूँ, नए वेंडर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी है, वेंडर हमेशा चेंज हुए हैं। पहले एसएससी ऑफलाइन कंडक्ट करवाता था, बिल्कुल, और ऑफलाइन कंडक्ट करवाने के बाद जब ऑनलाइन आया, जब टीसीएस ने कंडक्ट करवाना शुरू किया था, तब भी लोग यही कह रहे थे कि वेंडर चेंज हो रहा है, अब तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वेंडर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम के लेवल को भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई वेंडर चेंज हो रहा है तो वो भी प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करता है प्रॉपरली। तो इस बात को अपने दिमाग से निकालकर ही हमें आगे की मेहनत करनी है, आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है कि प्रीवियस ईयर अब भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा। 19-21 अगर फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, बिल्कुल सर, बट इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा, जहां तक हम सबका मतलब पूरा कैलकुलेशन है। क्योंकि आप अगर पुराने एक्सपीरियंस से भी देखेंगे, वहां पर भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ, तब भी नो चेंज, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है।
तो इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकालकर एसएससी सीजीएल की जैसे आप जैसे आगे की तैयारी कंटिन्यू कर रही हैं, या फिर जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, पुरानी जो पेपर हैं वो आपको पूरी मदद करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ सर, वही ठीक है, आप बोलिए बोलिए। नहीं, वही बोल रहे थे, पीवाईक्यू जो है वो सब देखते थे, मतलब जीएस के लिए भी हो या मैथ्स के लिए भी हो, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, तो उससे बहुत हेल्प होता था, और मॉक्स बहुत दिया है मैंने, मतलब रेगुलरली तो प्री का मॉक्स देती ही थी, और अगर जब मेंस आने वाला होता था तो मेंस का भी मॉक्स रेगुलरली ही देती थी, मतलब दिन में कभी कभी 2 मॉक्स भी दिया है, ऐसा भी हो जाता था। मतलब मॉक्स देना मेरे को अच्छा लगता है, उससे क्या है सब कुछ एक साथ में एक बार प्रैक्टिस हो जाता है, तो उसके बाद उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। हम लोग कभी कभी मॉक्स लेकर छोड़ देते हैं, फिर एनालिसिस नहीं करते, जो गैप रह जाता है, कहाँ गलती हो रहा है, वो सब भी थोड़ा देखना। बिल्कुल। तो सृष्टा साहा, जहां तक मुझे लग रहा है मूक देने के 2 फायदे जैसे आपने अभी बताया, एक तो मुझे अपनी खुद की कमजोरी पता चलती है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैथ में मेरे नंबर कमा रहे हैं या रीजनिंग में कमा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो बच्चे घर पे मूक देते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर अब जब से पेपर ऑनलाइन होने लगा, टाइम बहुत कम कर दिया है, तो बच्चा क्या करता है, पेपर से बाहर आने के बाद बोलता है सर पेपर तो आसान था, लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, टाइम मुझे ज्यादा लग गया मुझे रीजनिंग को सोल्व करने में। और जब बच्चा बाहर आके इस बात को बोलता है कि मुझे रीजनिंग को सोल्व करने में टाइम लग गया, इसका सीधा सा संपर्क ये है कि उस बच्चे ने घर पे कभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए। तो ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैम आज आप हमारे एसएससी अड्डा 24/7 पर आई हैं, और आज है 2 अप्रैल, आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कुछ समय बाद हो सकता है, अभी 10 मिनट बाद या शाम तक किसी भी समय आ जाए, और क्योंकि कल शॉर्ट नोटिस आ चुका है, सीएचएसएल सेलेक्टेड स्टूडेंट आपके सामने, सीएचएसएल का आज नोटिफिकेशन आ रहा है। तो गुड़िया आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे पहली बार आज से तैयारी, या मतलब पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दें? अभी देखिए, अभी जैसे सर ने कहा था कि जब कोई एक एग्जाम निकलने लगता है ना, फिर हमारे बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। उसका कारण क्या है? आप एसएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, चाहे मैं बात करूं सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, जीडी की, सिलेक्शन पोस्ट की, स्टेनोग्राफर की, या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, ये जो 8 एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें सिर्फ एक एग्जाम ऐसा है जीडी जहां पर हिंदी पूछी जाती है, बाकी ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम होता है। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, आप चाहे जीडी निकालो, एमटीएस निकालो, सीएचएसएल निकालो। हाँ, अगर मैं सीएचएसएल के बाद रखता हूँ सीजीएल और सीपीओ, इनका थोड़ा सा लेवल जो है वो टफ हो जाता है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अगर आपकी सीजीएल की तैयारी है ना, तो आप ये छोटे सारे एग्जाम निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो गुड़िया आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? ये संदेश है आपका उन बच्चों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। गुड़िया सर, मैथ्स थोड़ा सा फोकस तो करना ही पड़ता है, और जिसका मैथ्स अच्छा हो जाता है उसका रीजनिंग तो अच्छा हो ही जाता है। मैंने मैथ्स तो करियर पावर से ही किया था, तो वहाँ बाग सर है, बाग सर अच्छे से पूरा करा दिए थे, और जो बेस है और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब सर अच्छे से बता दिए थे। फिर उसी को मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करती थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी। और रीजनिंग का भी वहाँ जैसे करियर पावर में शौकत सर है, तो उन्होंने जो रीजनिंग करा दिए थे, बस मेरे को कभी ऑनलाइन देखना भी नहीं पड़ा उसके लिए। और बोला जाता है जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छा ही हो जाता है, ये सच में हो जाता है। हाँ, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं होता है, वो मॉक से हो जाता है। और आजकल जीएस का थोड़ा सा मतलब वेटेज मेरे को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यूजुअली जैसा क्वेश्चंस आता था वैसा तो मतलब थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे साउथ इंडियन डायनेस्टीज हो गया, वो पहले उतना ज्यादा फोकस में नहीं था, आजकल ज्यादा है। स्टैटिक जीके थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर फेस्टिवल्स, डांस, क्लासिकल डांस, फोक डांस, इन सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस था। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस पैटर्न देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जिस एग्जाम का हम कर रहे हैं सिर्फ उसी का पेपर देखें और सिर्फ उसी का जो है वो पढ़े। अगर बाकी पेपर्स भी देखें तो उससे भी हेल्प होता है, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम में थोड़ा लेवल अप डाउन होता है, पर क्वेश्चन का पैटर्न हो या फोकस हो वो सारा सेम टाइप का ही होता है। तो ये जीएस का हो गया। इंग्लिश में वोकैबुलरी थोड़ा ध्यान में देना पड़ता है, क्योंकि पहले जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं वोकैबुलरी उतना ज्यादा ध्यान में मेरा था नहीं। करियर पावर में अतनु सर है, वहाँ सर पूरा जो ग्रामर के रूल्स है वो सब पूरा अच्छे से करा दिया था। वोकैब्स भी कराए थे, पर मैंने वोकैब्स नहीं पढ़ा था। तो उसके बाद जो मार्क्स कम आने लगे तो फिर देखा कि हाँ वोकैब्स करना पड़ेगा।
प्रीवियस ईयर वोकैब्स करने से ही मतलब चलता है, ऐसा नहीं है कि वोकैब्स हम पूरा जो है पूरा बैठ के पढ़े, उतना होता भी नहीं है याद। तो प्रीवियस ईयर जो है वो फॉलो करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और एडिटोरियल क्लासेस कर सकते हैं, मैं एडिटोरियल क्लासेस भी करती थी, उससे रेगुलरली जो वोकैब्स होता है वो थोड़ा दिमाग में रहता है, वो याद हो जाता है। बस हम बोलेंगे तो मैथ्स और जीएस थोड़ा ज़्यादा करें तो अच्छा है। तो गुड़िया, जैसा अभी आपने बताया कि अगर मैं जीएस की बात करूं कि पहले जैसी अब जीएस नहीं रही, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन अब क्या है, जीएस को थोड़ा मॉडरेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और एग्जामिनर आजकल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी थोड़ा हट रहा है, और हटने के बाद उसने जो ध्यान दिया वो स्टैटिक जीके की तरफ ज्यादा है। तो आपने अपनी स्टैटिक जीके को कवर कैसे किया, एक बार थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप? मैंने सर अड्डा का भी फॉलो किया है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स, मतलब जहाँ से मेरे को क्वेश्चन मिल जाता था, मॉक्स के भी क्वेश्चन मिल जाता था, मैं एक जगह नोट कर लेती थी, क्योंकि इतना वास्ट है कि कॉमन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर तो फिर जहाँ मिल जाता था मैं वो नोट्स कर लेती थी, और वही को ज्यादा रिवाइज करती थी। और मेरे को जितना लगा था कि क्लासिकल डांस, फेस्टिवल, फोक डांसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, यही सब जो थोड़ा टॉपिक है वो ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने पूरा करने के बजाय तो जो ज्यादा मेरे को लगा कि ये सब ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं उसी को ज्यादा फोकस करती थी। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब। तो प्यारे बच्चों, जैसा अभी देखो इस गुड़िया ने बताया है कि इनके एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए हैं। और आजकल आप कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, चाहे तो वो किसी स्टेट का एग्जाम हो, मतलब चाहे स्टेट करा रही हो, चाहे पुलिस का कोई एग्जाम हो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एसएससी कंडक्ट करा रही है, या फिर कोई रेलवे का एग्जाम हो। मैं भी पिछले अगर 3 से 4 साल के एग्जाम देख रहा हूँ, उनमें जीएस देखता हूँ, तो जीएस उसमें जो पूछी जा रही है वो हिस्ट्री को कम कर दिया है, पॉलिटी को कम कर दिया है, इकोनॉमिक्स को कम कर दिया है, वो थोड़ा साइंस की तरफ जा रहा है, और एग्जामिनर जो जा रहा है वो स्टैटिक जीके की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो आपको पता ही होगा, स्टैटिक जीके की क्लास हमारे यहाँ डेली चलती है सुबह 6 बजे, एसएससी अड्डा पे आप डेली उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। दूसरी बात, गुड़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को जीएस का सिलेबस बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैथ की अगर मैं बात करूं, तो मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, अगर आपके पेपर की बात करें, या फिर मैथ को कैसे तैयार करें, या फिर मैथ को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ये तरीका आपने अपनाया था गुड़िया? सर, मेरा एक्चुअली मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मेरा मैथ्स को लेके उतना ज्यादा डर नहीं था, और उतना ज्यादा मेरे को करना नहीं पड़ा था। पर हाँ, लोगों का एडवांस मैथ्स को लेके थोड़ा ज्यादा डर होता है कि उसमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं और ट्रिक्स याद करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा ट्रिक्स के पीछे ना भाग के अगर फॉर्मूला याद कर ले तो तुम खुद भी बना सकते हो। मतलब कितना ही ट्रिक्स याद रखेंगे लोग, तो उसको अगर इस हिसाब से करे तो बेटर है। और अरिथमेटिक हो जाता है, अरिथमेटिक। और आजकल ना अरिथमेटिक ज्यादा पूछा जा रहा है, जितना मेरे को लग रहा है कि पहले जैसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछा जाता था, उतना टफ क्वेश्चंस आजकल मैथ्स में होता नहीं है। तो अगर कोई अच्छे से थोड़ा पढ़ लेगा तो मैथ्स हो जाएगा। गुड़िया, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा। अभी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये मैम सामने बैठी है सृष्टि शाह जी, इनका किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है? तो गुड़िया, आपका किस पोस्ट के लिए किस दिन सिलेक्शन हुआ है, एक बार इन बच्चों को जरूर बताइएगा। रिजल्ट आया था 28 फरवरी, और मेरा सीजीए में हुआ है, एलडीसी इन सीजीए। ओके, ठीक है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे अभिनंदन सर? देखिए, मैं तो बस एक ही बात आपको लास्ट में ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम इनकी पूरी जर्नी को ब्रीफ करके देखें ना, तो इससे ये समझ आ रहा है कि अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, मतलब रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, आप बीच में गैप नहीं दे रहे हैं, और इसके बाद आप अपने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि जैसे अगर आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया तो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ्स नॉर्मल चल रहा है, आपको एडवांस मैथ आना चाहिए, ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, नॉर्मल तरीके से अगर आप भी करेंगे ना, तब भी आपका अच्छा नंबर आ जाएंगे। मैथ्स आपका कवर हो गया तो रीजनिंग आपकी कवर हो गई। जीके जीएस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पवन सर ने आपको पूरा ब्रीफली बता ही दिया है कि जीके जीएस में स्टैटिक जीके पर ज्यादा जोर दे रहा है आजकल, और जो नॉर्मल थोड़ा सा डीपली चल रहा है जीके जीएस में। और जैसा कि आपको गुड़िया ने बताया है कि इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी आपके लिए जरूरी है, और वोकैब के साथ साथ आपकी सारी इंप्रूवमेंट आती चली जाती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों का ये रहता है, जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि हमें कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आवर्स को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है कि हमें बच्चे भी पूछते हैं चाहिए, ये आपका क्या इस पर विचार है? सर, लगभग मैं 8 से 10 घंटा पढ़ लेती थी। मतलब थोड़ा देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा नहीं है कि हम 4-5 घंटा पढ़ के हो जाएगा।
सिलेबस ही इतना है और उसके बाद प्रैक्टिस इतना करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो 10 घंटा रोज नहीं होता था, वो तो नहीं बोलूंगी, पर 8 घंटा मैं ट्राई करती थी कि करूं। और मैं एक सेट कर लेती थी कि आज ये मेरे को करना है, तो बस बिल्कुल। उसी को मैं टारगेट पूरा करने का कोशिश करती थी, ऐसे ही हो जाता था। थोड़ा और पढ़ना आप पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप डेली 8 घंटे पढ़ते थे, तो आपने 8 घंटे में किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दिया हुआ था, अगर हम उसको और भी डिवाइड करते हैं तो? मैथ्स तो डेली प्रैक्टिस करती थी, ऐसा नहीं है। 2 घंटा 2.5 घंटा मैथ्स में चला जाता था। और मॉक्स देती थी तो उसके बाद एनालिसिस करती थी, उसका एक टाइम चला जाता था। जीएस पढ़ती थी, मैं डेली जीएस पढ़ती थी। मतलब पहले ना बहुत सब बोलते थे कि जीएस उतना कम ध्यान देना चाहिए, पर आजकल क्या है, मेंस में भी जीएस आता है, प्री में भी जीएस आता है, तो जीएस को भी टाइम देना पड़ता है। और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का मैं जो मॉक में करती थी तो उससे ही प्रैक्टिस तो हो ही जाता था, और वोकैब्स डेली पढ़ती थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स और जीएस मेरा ज्यादा पढ़ना होता था। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो टोटली ऐसा रहेगा कि 2 से 2.5 घंटे मैथ्स में चले गए और 1 से 1.5 घंटा आपका मॉक टेस्ट लगाने में और उसको एनालिसिस करने में चला गया। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया अपना 4 घंटे निकल गए, और बाकी के जो हमारे 4 घंटे बच गए उसको इन्होंने जीके, जीएस और इंग्लिश और रीजनिंग इन सब में डिवाइड किया हुआ था। तो टोटली अगर हम पूरे इसका व्यूज मतलब एनालिसिस करें जी। तो उसमें यही समझ आ रहा है कि आपको रेगुलर मेहनत के साथ साथ आपको प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न बनाकर आपको डेली टारगेट बनाना होगा कि मैं डेली 8 घंटे में क्या क्या पढ़ूंगा, और आपको ये कोशिश करनी होगी कि भाई मैं इस टारगेट को पूरा करते हुए आगे चलूंगा या चलूंगी, तभी मैं अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ। है ना सर? पवन सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में सिर्फ एक फाइनल, कहते हैं ना फाइनल डिसीजन क्या, तो पूरी बात सुनने के बाद फाइनल डिसीजन सिर्फ ये निकलता है कि सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। कभी आपको ये लगता हो कि मैं 2 महीने तैयारी करूं और 2 महीने में मेरा CHSL भी क्वालिफाई हो जाए, CGL भी क्वालिफाई हो जाए, मेरा नंबर आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मेहनत करनी होगी, दिन को रात, रात को दिन बनाना होगा, और तभी जाके नंबर आएगा। अब जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारे सामने बैठी ये छोटी गुड़िया हमारी आज अतिथि के रूप में आई हैं, तो दोस्तों इन्होंने साफ कर दिया है कि सिलेक्शन के लिए अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो हम जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब तक मेरा वो टॉपिक क्लियर ना हो। आप कोई बच्चा, नया बच्चा सबसे पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ ना जाए, जहां तक मुझे लगता है। आप CHSL का फॉर्म आने वाला है आज, और अगर आज से ही आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा लोगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि शायद अब आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे, लेकिन जिस दिन आप हार जाओगे, मन से हार जाओगे, फिर आपको कोई जिता नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं सभी बच्चों को, उन सभी एस्पिरेंट को करना चाहूंगा जो बच्चे CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, और पिछले कुछ बच्चे तो सर 1 साल से लगे हुए हैं, कुछ 6 महीने से लगे हुए हैं, कुछ 8 महीने से लगे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे जो पिछले 2 महीने से तैयारी पे लगे हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ कंटिन्यू मेहनत करते हैं। दरअसल में क्या, आज इस कंपटीशन के दौर में कुछ बरसाती मेंढक हो गए हैं। वो बरसाती मेंढक क्या, वैकेंसी आ गए तो फॉर्म भर देंगे, अपनी तैयारी करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, जैसे कि यह सामने गुड़िया बैठी है, कंटिन्यू लगी रही और आज सेलेक्टेड होकर आपके सामने बैठी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा और बाद में मॉक टेस्ट लगाइएगा। फिर देखो आपके फुल नंबर आते हैं और आप कहोगे कि हाँ, आज क्या हमें ये संजीवनी बूटी मिल गई। आपने बिल्कुल सच्चा रास्ता दिखा दिया गुरुदेव, कि पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद हमें अपना मॉक टेस्ट लगाना है। और जो बच्चा घर पे जो टाइम आपको पेपर में दिया जा रहा है उससे कम टाइम में पेपर सोल्व कर रहा है, समझो उसका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो लास्ट में गुड़िया, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, मैं और अभिनंदन सर, आपको बेस्ट ऑफ लक। आगामी परीक्षाओं के लिए आप CGL के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और उसका नोटिफिकेशन आपका 11 जून को आ रहा है, वो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। तो थैंक यू। बीच में लाइट चली गई थी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे कि आप SSC CGL में सिलेक्ट होकर हमारे साथ इंटरव्यू करने जरूर आए और अच्छी पोस्ट पाएं। आपका सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिले। और इसके लिए हमारी टीम से अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत होगी तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, फिर हम इस सेशन को खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक ही बात बोलना चाहूंगी कि बीच में ना प्रिपरेशन के दौरान सब डिमोटिवेट होते हैं। मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट हुई हूँ, लगता है नहीं होगा, पर उसके बाद भी अगर करते रहे तो हो जाता है। अगर मन से करे सच में हो जाता है। और एक बात बोलूंगी, एग्जाम के दिन हम लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, जैसा मेरा होता है। मैं CGL के दिन स्पेसिफिकली मैं बहुत प्रेशर ले लेती हूँ, कैसे पता नहीं।
पर थोड़ा-सा अगर माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके हम एग्ज़ाम देने जाएँ कि होगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा थोड़ा-सा अगर देख के जाएँ, तो थोड़ा बेटर होता है। जैसे मेरा सीएचएसएल भी मैं ऐसे ही गई थी क्योंकि वैकेंसी बहुत कम था, तो ठीक है जाके देखते हैं जितना हो पाए। तो अगर थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, तो एग्ज़ाम उस दिन एग्ज़ाम अच्छा होता है, वही मैटर करता है। बस यहाँ इतना ही बोलना है। यहीं पर एक पॉइंट और भी सामने आ रहा है, क्योंकि जैसी वैकेंसी आती है तो बहुत सारे बच्चे सर इस बात को लेकर आते हैं कि सर इस बार तो वैकेंसी कम है, इस बार तो वैकेंसी कम है, और वो वहीं से डीमोटिवेट होकर तैयारी करने में ही मतलब पीछे हट जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो 8 घंटे नहीं पढ़ते, 10 घंटे नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं मन उनका नहीं उसमें लग पाता है, मन से वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। वैकेंसी चाहे कम है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन उन टॉप लेवल के स्टूडेंट्स में ही है जो रियल में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी मेहनत करके एक सीट पक्की कर सकते हैं। नंबर पर मत जाइए कि वैकेंसी कम है कि ज्यादा है। आप अगर लगातार लगे हुए हैं तो सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और हमारी पूरी टीम मैम आपके आगामी जीवन के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू अपना सर। कीमती समय दिया। थैंक यू।